Hey guys, welcome back to our channel. My name is Amit. And my name is Asavri. And अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हम लोग हमारा एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं being immigrants in Canada. So today we are talking about a really interesting financial topic जो कि है TFSA का. So TFSA basically stands for a tax free savings account जो कि शायद आपने सुना ही होगा और अगर नहीं भी सुना तो then you should definitely watch this video because tax free savings account में savings account का नाम तो है but it's actually an investment account. So basically आप इस अकाउंट में अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो भी आपके कैपिटल गेन्स होते हैं उस पर यू डोंट पे एनी टैक्सेस. तो हमने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है इस टॉपिक पे इन दिस वीडियो एंड वी आर गोना डिस्कस अ लॉट ऑफ पॉइंट्स दैट आर नॉट यूजुअली डिस्कस्ड एंड होप दिस कैन बेनिफिट यू इन सम वे. एंड इससे पहले कि वी डाइव इनटू द डिटेल्स हम लोग टाइम स्टैम्प्स डाल देते हैं. हियर आर द टाइम स्टैम्प्स. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर टॉपिक यू कैन डायरेक्टली स्किप टू दैट. बट वी वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपने TFSA के बारे में पहले रिसर्च नहीं किया, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो वॉच द होल वीडियो बिकॉज हम काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं. इससे पहले कि हम ज़्यादा डिटेल में जाएं TFSA के बारे में कि TFSA होता क्या है एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो कि मैं शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे वो ये है कि अगर आप यहाँ पे कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं या फिर अगर आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं तो भी आप TFSA खोल सकते हैं. एग्जैक्टली. नॉट नेसेसरी कि आपके पास PR होना चाहिए. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड वर्क परमिट होल्डर्स डेफिनेटली TFSA में इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली जब हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे हमने ये काम नहीं किया. पर अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो एंड आप देख रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली ट्राई इट आउट जो भी कुछ छोटे अमाउंट के साथ सो दैट यू लर्न अबाउट इट एंड गेट सम एक्सपीरियंस अबाउट इट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके. सो TFSA होता क्या है? TFSA एज पर डेफिनेशन इज़ अ टैक्स फ्री सेविंग्स अकाउंट. ये एक ऐसी स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने 2009 में स्टार्ट की थी सो दैट यहाँ के लोग कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड वो अपने पैसे को टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट से पुल आउट कर सकें. नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक सेविंग्स अकाउंट ही है. दिस इज़ एक्चुअली एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्योंकि इस अकाउंट में यू कैन होल्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि जनरली अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल स्टॉक्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, GICs होते हैं, देन देयर आर म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs. या एग्जैक्टली. बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये सारे इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करो अकाउंट में. आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन से इन्वेस्टमेंट्स में पैसे डालने हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे द ब्यूटी ऑफ दिस अकाउंट इज कि ऑल ऑफ द कैपिटल गेन्स दैट यू मेक ऑन दिस विल बी टैक्स फ्री. तो आप उस पर टैक्स नहीं भर रहे होगे विच इज़ अमेजिंग. So let's move on to the second topic of our discussion today, which is what is a TFSA contribution room. So basically the contribution room is a maximum limit up to which you can put your funds into a TFSA account, which means कि there is an amount up to which कि आप पैसे डाल सकते हो TFSA अकाउंट में. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ बिकॉज अगर उस पर कोई लिमिट नहीं होती तो सब लोग अपने सारे पैसे TFSA में डाल देते एंड फिर बस उनको कोई टैक्स नहीं लगता उसके ऊपर. तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ लिमिट एंड 2021 की जो लिमिट थी TFSA की दैट वाज $6,000. नाउ दिस कॉन्ट्रीब्यूशन रूम इज एक्चुअली इंडेक्स्ड बाय इन्फ्लेशन एंड इट्स डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा. सो 2022 का भी आने वाला है TFSA का कॉन्ट्रीब्यूशन रूम जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ है बट काफ़ी लोग कह रहे हैं कि वो भी $6,000 ही होगा. सो तीसरा टॉपिक ये है हमारा कि ये कंट्रीब्यूशन रूम की जो हमने बात की वो हमें पता कैसे चलेगा. इसके दो तरीके हैं. पहला तरीका तो ये है कि हम लोग एक टेबल शो कर रहे हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं. उसमें एवरी ईयर जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है जो कि 2009 में हुआ था तब से लेकर अब तक जो भी कंट्रीब्यूशन लिमिट थी उस साल की वो शो की गई है. दूसरा तरीका ये है कि आप अपने CRA अकाउंट में लॉगिन करिए एंड आप स्क्रॉल डाउन करके जा सकते हैं अपने ही अकाउंट में एंड वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कंट्रीब्यूशन लिमिट कितनी है. या सो बट दैट डजेंट मीन कि जब से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है विच इज़ इन 2009 तो आप तब से लेके अब तक का पूरा टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है. सो आप तभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं व्हेन यू टर्न 18. सो फॉर एग्जांपल आई टर्न 18 इन 2013. सो मेरी जो कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट होगी दैट विल बी द टोटल ऑफ ऑल द कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट्स फ्रॉम 2013. तो 2013 से लेके 2021 तक विच इज़ गोइंग टू बी 55,500. बट देर इज़ अ कैच.
माई कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट इज़ एक्चुअली नॉट दैट, इट्स 18,000 एंड उसका एक रीज़न है. सो रीज़न ये है कि हम लोग एक्चुअली कनाडा आए थे 2019 में, तो जब मैं 18 की थी तब मैं यहाँ पे थी ही नहीं, तो वो ईयर्स काउंट होते नहीं हैं. सो बेसिकली जिस दिन आप कनाडा में आते हैं, जिस साल में आप आते हैं, तो उस साल से कंट्रीब्यूशन लिमिट आपका कैलकुलेट होना शुरू होता है. तो अगर आप 2020 में आए हैं तो आपकी जो लिमिट होगी इट विल बी द टोटल ऑफ 2020 की कंट्रीब्यूशन लिमिट एंड 2021 की. तो 6,000 एंड 6,000, दैट मीन्स आपकी लिमिट हो जाएगी 12,000. सो हमारा फोर्थ टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कौन एलिजिबल है TFSA ओपन करने के लिए. इसके मेनली सिर्फ 3 ही कंडीशंस हैं. फर्स्ट कंडीशन इज आप रेजिडेंट ऑफ कनाडा होने चाहिए. बेसिकली आप यहाँ पे रहते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो अगर आप यहाँ पे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हो, अगर आप वर्क परमिट पे आए हो, या फिर आप PR लेके आए हो, दैट इज़ टोटली फाइन, यू क्वालिफाई दिस कंडीशन. सेकेंड कंडीशन इज कि आप 18 ईयर्स या उससे बड़े होने चाहिए. थर्ड कंडीशन इज आपके पास सोशल इंश्योरेंस नंबर यानी कि SIN होना चाहिए, जो कि आपके पास होगा ही अगर आप कनाडा के रेजिडेंट हैं तो. ओके गाइस, सो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, अमेजिंग. दिस मीन्स कि आप लोगों ने सारे TFSA के बेसिक जो टॉपिक्स हैं, बेसिक डिटेल्स अब सब जान लिया है, बिकॉज हमने सब कुछ कवर कर लिया है. अभी हम बिल्कुल डिटेल्स में जा रहे हैं, बट बिफोर वी डू दैट आई वॉन्ट यू गाइज टू गो एंड सब्सक्राइब एंड गिव अस अ थम्स अप, बिकॉज दैट एनकरेजेस अस एंड मोटिवेट्स अस टू मेक मोर कंटेंट. So once you do that, come back here and then we'll move on to the next question. So fifth topic is key, what happens when you withdraw money from your TFSA? So there can be 2 instances जब आप withdraw कर रहे हैं पैसे को. So first instance is जब आपने profit बनाया है and second instance is जब आपका loss हुआ है. तो हम दोनों examples के बारे में discuss करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अ गुड इंस्टेंस फर्स्ट, कि अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो क्या होता है विड्रॉल्स का और कॉन्ट्रीब्यूशन रूम का. सो लेट्स से एज एन एग्जांपल कि 2020 के जनवरी में, साल के बिल्कुल स्टार्टिंग में, मैंने $6,000 TFSA में इन्वेस्ट किए, विच वॉज द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन रूम फॉर दैट ईयर. अभी साल के एंडिंग में लेट्स से वो पैसे बढ़ के 6,000 से $8,000 हो गए. कितनी अच्छी बात हो गई, राइट? बट लेट्स से वो 6,000 से $8,000 हो गए, तो मेरा $2,000 का प्रॉफिट हो गया. अभी दिसंबर में, साल के एंड में, मैंने वो पैसे निकाल लिए. तो अभी मेरे TFSA की जो कॉन्ट्रीब्यूशन रूम है वो फिर से खुल गई है, अब मैं फिर से उसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ. बट अब मैं उसमें $6,000 नहीं, अब मैं उसमें $8,000 इन्वेस्ट कर सकती हूँ. क्यों? क्योंकि TFSA का ये रूल है कि आप जितना उसमें से विड्रॉ कर सकते हो आप उतना ही री इन्वेस्ट कर सकते हो. तो इवन अगर आपके $6,000 से $10,000 हो जाते और आप पूरा निकाल के 10,000 पूरा ले लेते, तो आप फिर से $10,000 इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें, इवन दो कि 2020 में सिर्फ 6,000 अलाउड था. ये तो हो गई प्रॉफिट की बात. अभी लॉस की भी बात कर लेते हैं. आई रियली होप कि आपके साथ कोई भी लॉस ना हो, बट अगर हो गया तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि आपके कंट्रीब्यूशन रूम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल अगेन. लेट्स से फिर से मैंने $6,000 इन्वेस्ट किए 2021 के बिगिनिंग में, एंड लेट्स से साल के बीच में आते आते वो 6,000 से 5,000 हो गए और मेरा 1,000 का लॉस हो गया. तो डज दैट मीन कि मैं $1,000 फिर से उस अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकती हूँ? द आंसर इज नो, इट डज नॉट मीन दैट. मैंने $6,000 इन्वेस्ट कर दिए और वो बात खत्म हो गई. अभी आई कैन नॉट इन्वेस्ट मोर इन दैट बिकॉज वो कॉन्ट्रीब्यूशन रूम है ही नहीं, प्लस मैंने कोई पैसे विड्रॉ नहीं किए. नाउ लेट्स से आपने वो $5,000 विड्रॉ कर लिया, अब फिर से $5,000 डाल सकते हो उसमें, क्योंकि आपने $5,000 विड्रॉ कर लिए थे. सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट अब ये है कि क्या TFSA का मतलब ये है कि मैं कोई भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करूं और मुझे किसी भी टाइप के इन्वेस्टमेंट पे टैक्स नहीं लगेगा? सो द आंसर इज नो. कुछ टाइप के इन्वेस्टमेंट्स ऐसे हैं जिस पे आपको फिर भी टैक्स लगेगा. सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे इन्वेस्टमेंट्स में सिर्फ कैनेडियन स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या ETFs का पोर्टफोलियो है, बेसिकली कोई भी इन्वेस्टमेंट जो कि कैनेडियन इकोनॉमी के ऊपर है, उसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं लगेगा. सो टैक्स फ्री इज़ ओनली फॉर द कैनेडियन इन्वेस्टमेंट्स. जब भी मेरे इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई होने लगते हैं किसी फॉरेन करेंसी में, तब मुझे 15% का विथ होल्डिंग टैक्स लगेगा ओनली ऑन डिविडेंड्स, नॉट ऑन विड्रॉल्स. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. अगर मेरे TFSA के पोर्टफोलियो में मैंने US स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो उन US स्टॉक्स में अगर मुझे डिविडेंड्स पे आउट मिलता है आफ्टर द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तब मुझे उसके ऊपर 15% का विद होल्डिंग टैक्स लगेगा. एंड ये विद होल्डिंग टैक्स ओनली डिविडेंड्स पे लगेगा, ना ही विड्रॉल्स पे, ना ही किसी सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट पे.
सो अगर ये सेम चीज़ मैं कनेडियन स्टॉक के साथ करूँ जो कि मुझे डिविडेंड पे आउट करता है या फिर मुझे इंटरेस्ट कुछ मिलता है उसके ऊपर, तब उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा और ना ही किसी भी टाइप के विड्रॉल पे मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, बट दैट इज़ ओनली फॉर कनेडियन स्टॉक्स या कनेडियन इन्वेस्टमेंट। सो टू समराइज, कैनेडियन इन्वेस्टमेंट्स पे आपको बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, यूएस इन्वेस्टमेंट्स में आपको डिविडेंड्स पे 15% विथ होल्डिंग टैक्स लगेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर आप ओवर कॉन्ट्रीब्यूट कर देते हैं TFSA में ड्यू टू एनी रीज़न, तो उसका क्या होता है। लेट्स से लिमिट 6,000 की थी और आपने $7,000 डाल दिए, तो उससे क्या होगा। सो बेसिकली अगर ओवर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है तो उस पर 1% पेनल्टी चार्ज होती है। सो लेट्स से एग्जाम्पल में जैसे 7,000 कॉन्ट्रीब्यूट कर दिया है इंस्टेड ऑफ 6,000, तो एक्सेस अमाउंट जो है 1,000 का, उस एक्सेस अमाउंट पे 1% लगेगा एवरी सिंगल मंथ। सो व्हाट दैट मीन्स इज कि हर महीने जब तक आपके TFSA में वो पैसा पड़ा रहेगा आपको 1% लगता रहेगा, तो आपको हर महीने $10 लगते रहेंगे। तो वी वुड सजेस्ट डोंट डू दैट, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। नो योर कॉन्ट्रीब्यूशन लिमिट एंड आप उतना ही इन्वेस्ट करें, उससे ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करो ताकि पेनल्टी नहीं लगेगी। सो गाइस, अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हैं मतलब आपने ऑलमोस्ट पूरी वीडियो देख ली है। जाने से पहले देयर इज़ जस्ट वन माइनर बट इम्पॉर्टेंट टिप जो कि हम देना चाहते हैं, एंड दैट इज़ कि एज ऑफ नाउ TFSA के थ्रू आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। वी डोंट नो आगे जाके रूल चेंज होगा कि नहीं, बट एज ऑफ नाउ ये पॉसिबल नहीं है। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स। आप ध्यान से इन्वेस्ट कीजिए, एंड अगर आप जानना चाहते हैं कि हम कौन सी ऐप्स यूज़ करते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड हम नियर फ्यूचर में एक वीडियो स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बनाने वाले हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल, एंड आप वो वीडियो मिस ना करें, एंड प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।